हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम योगन कुमार है। टॉपर्स टॉक में आप सभी का स्वागत है। जैसे आपको पता है, पीएससी वाला का एक इनिशिएटिव है जिसमें हम एक टॉपर को बुलाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स जानते हैं कि इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और सबसे बड़ी बात क्या होती है, हर टॉपर की एक स्ट्रेटेजी होती है। उस स्ट्रेटेजी को जानेंगे। आज के जो स्पीकर है बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि IIT BHU में हमारे दोस्त थे, हमारे क्लासमेट थे, तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि उस पर्सन को हम बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी है। तो ज़्यादा देर न करते हुए उस पर्सन से मिलते हैं। गगन सर, पीएससी वाला टीम आपका तहे दिल से स्वागत करती है। थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये है कि सर आप अपने बारे में कुछ बताइए जिससे हमारे ऑडियंस को पता चले कि सर आप कहाँ के रहने वाले हैं, कैसा आपका फैमिली बैकग्राउंड है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। शॉर्ट में बता देंगे थोड़ा सही रहेगा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। जैसा कि अभी योगेंद्र जी बता रहे थे कि मेरा नाम गगन सिंह मीना है। मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही की थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन IIT BHU वाराणसी से सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में किया है। उसके बाद मैंने UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था जब मैंने UPSC को क्वालिफाई किया। इससे पहले मैं 2 अटैम्प्ट और दे चुका था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था, सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने मेंस दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था। और जो थर्ड अटैम्प्ट दिया था उसमें मेरा प्री मेंस और उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ है। इस बार जो UPSC CSE 2021 में मुझे भारतीय पुलिस सेवा अलॉट हुई है और वर्तमान में IPS 2022 हरियाणा कैडर में मैं प्रशिक्षु अधिकारी हूं। और इस बार मैंने फिर से एक UPSC अटैम्प्ट और दिया है ताकि जो मेरी एक ड्रीम सर्विस है भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में आने की, वो पूरी हो सके। ओके सर, चलिए बढ़िया है सर। जैसे सर कॉलेज में जैसे मैं आपसे मिलता था, बहुत अच्छे से मिलते थे, पास में रूम था सर का, तो आते जाते थे, हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे। तो सर जैसे आप कॉलेज में तो IAS की तैयारी कर रहे थे। IAS मतलब क्या, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, एक इंजीनियरिंग लाइन में है। तो सर आप IAS की तैयारी कर रहे थे, फिर UPSC कैसे निकाल लिया, कैसे हुआ UPSC की तरफ आने का? जैसे जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम जो अपनी सिविल इंजीनियरिंग थी, मेरी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी थी, CGPA भी मेरे काफ़ी अच्छे था और मेरा BTech के साथ साथ वहाँ पे मेरा MTech भी था, मतलब इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री थी। लेकिन जब सिविल पढ़ते पढ़ते एक तो मैं एग्जॉस्ट होने लग गया था कि पता नहीं, पढ़ने का इतना मन भी नहीं करता और कोई नई चीज़ भी सीखने को नहीं मिलती। इसके साथ साथ ही मैंने अपने जो गांव के क्षेत्र की जो समस्याएं मैंने देखी थी कि किसानों की क्या समस्या है, महिलाओं की क्या समस्या है। रूरल डेवलपमेंट के लिए सरकार काफ़ी सारे प्रयास करती है, काफ़ी सारे इनिशिएटिव होते हैं, उनकी पॉलिसी और प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उन लोगों तक वो पहुँच नहीं पाते। क्योंकि मेरे पिताजी किसान रहे हैं, मैंने उन समस्याओं को बहुत नज़दीकी से देखा है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं जो प्रशासनिक सेवा है उसके माध्यम से मैं ट्राई करूं, ताकि मैं जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में एक अपना अच्छा योगदान दे सकता हूं। तो उसने मुझे इस प्रशासनिक सेवा की तरफ आने के लिए मेरा रुझान बढ़ा। हालांकि जो इंजीनियरिंग सर्विस है वो भी काफ़ी अच्छी सर्विस है, टेक्निकल सेवा है और वो भी अपनी स्ट्रीम में काम करने के लिए आपको अच्छा मौका देती है। जैसे सर आपको पता है कि हम लोग 2017 में पास आउट हुए हैं और 2017 के बाद आज 2023, लगभग 6 साल बाद हम मिल रहे हैं। हाँ। तो 2017 के बाद हम ज़्यादा कांटेक्ट में भी नहीं थे कि आप UPSC की तैयारी कर रहे थे, मैं भी UPSC की तैयारी करते थे, तो ज़्यादा हम कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। तो सर आपकी UPSC की जर्नी कैसी थी, कैसी रही, थोड़ा बताइए। जैसे आप 2017 में हुए थे, मेरा इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री था, तो मैं 2018 में पास आउट हुआ। उसके बाद मैं सीधा दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ आके मैं किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकता हूँ। अपना टारगेट मैंने सेट किया, पहले अपना ऑप्शनल डिसाइड किया। तो मैंने ऑप्शनल अपना मैथमेटिक्स मेरा ऑप्शनल था, मैंने हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम को लिखा। इसके माध्यम से जैसे हिंदी में आप GS को लिख सकते हो, इंग्लिश में आप ऑप्शनल को लिख सकते हो। मुझे इस एग्ज़ाम को पास करने में से 3 अटैम्प्ट लगे, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी इसके माध्यम से आए। काफ़ी बार मैं डीमोटिवेट हुआ, नेगेटिव थॉट्स माइंड में आने लगे। जैसे एक बार मेरा इंटरव्यू दे लिया, दूसरी बार मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फिर माइंड में ये होने लगी पता नहीं यार होगा नहीं होगा या गलत फील्ड में तो नहीं आ गया। काफ़ी अब जैसे अपने साथ के और सारे दोस्त से उनका अच्छा प्लेसमेंट हो रहा था, कोई PSU में था, कोई जो स्टेट PCS है उनको पास कर रहा था, कोई जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें भी गया था। तो इन सारी चीज़ चुनौती आई थी, लेकिन मैंने अपना जो मॉरल है, अपना जो स्ट्रेंथ है, उनके ऊपर मैंने काम किया। और मैं हमेशा ये रखता था कि जिस दिन मैं पास होऊंगा उस दिन मेरे सामने जितनी भी सारी जो चुनौती आई है, जितने भी सारे इश्यू है, जितनी भी सारी नेगेटिव चीज़ है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो उन चीज़ों ने मुझे आगे हमेशा मोटिवेट करके रखा। चलिए बढ़िया है। जैसा लोग बोलते हैं कि इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए बहुत से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, आपके ऐसे क्या क्या सेक्रीफाइस थे? ये तो बिल्कुल सही है कि ये एग्ज़ाम में आपको बहुत सारी चीज़ों से दूर हटना पड़ता है,
चाहे वो सोसाइटी हो, दोस्त हो, या फिर जो पीयर ग्रुप हो, पार्टी इस टाइप का जो कल्चर हो, इन सब से आपको दूर रहना पड़ता है। जैसे इस एग्ज़ाम की जर्नी के दौरान लगभग 3 साल तक मैंने घर पे अपना कोई भी त्योहार नहीं मनाया था। 3 साल में लगभग घर से दूर रहा। कोई भी त्योहार होता था या तो मैं यहाँ पे पढ़ रहा होता था, या फिर अपनी जो एग्ज़ाम की और कैसे तैयारी को मैं बेहतर कर सकता हूँ, वो हमेशा करता था। हमेशा घरवाले बोलते थे कि यार दीपावली को आ जा, या फिर तू नहीं आएगा तो हम कैसे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं यही बोलता था कि दिवाली हर साल आती है, अगर जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा तो हम वही दीपावली हो जाएगी, उसी दिन दिवाली होगी। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो दिवाली से अच्छा उस गांव में था। गांव में मैं गया, सारे गांव वालों ने मेरा स्वागत किया। इसके साथ साथ ही जैसे मैं कॉलेज से जब 2018 में पास आउट हुआ, तो मैंने ये सोच लिया था कि जिस दिन मेरा यूपीएससी में रिजल्ट में लिस्ट में नाम आएगा, उसी दिन जो सोशल मीडिया उनके ऊपर मैं अपनी पोस्ट करूंगा। तो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या फिर व्हाट्सएप हो, और कहीं पोस्ट भी नहीं करता था मैं। तो बस मैं उस दिन का इंतजार करता था कि किस दिन मुझे पोस्ट करना है। अब तो सर आपका इंस्टाग्राम एकदम पोस्ट, इतनी पोस्ट आती है, मैं तो देखता हूँ कि हर दिन एक सर की पोस्ट आ जाती है। पूरा 3 साल का जो मेहनत है वो बराबर कर लिया आपने। हाँ, अब वो एक रहता ही है कि जब आप पास हुए, तो पास होने के बाद आपकी जो जर्नी है, आपने इतना जो सेक्रीफाइस किए हुए हैं उनको दिखाना, इससे न केवल अपने को बल्कि जो दूसरे लोग हैं उनको भी इसके माध्यम से मोटिवेशन मिलता है। और जब कुछ हम अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद अगर हम किसी चीज़ को पोस्ट करते हैं तो उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, ऐसा मुझे लगता है। और इसके अलावा अगर आप ऐसे ही इंस्टाग्राम पे रील देखने में, या फिर फेसबुक, ट्विटर, इन सब में अगर ऐसे ही टाइम ज़्यादा ख़राब करोगे, तो उससे हमको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। उससे हमारा जो टाइम है, जो इम्पोर्टेंट टाइम है, वो ज़्यादा वेस्टेज चला जाएगा। चलिए, जैसे मेरा अभी सर क्या यूपीपीसीएस निकला एक्साइज इंस्पेक्टर, तो बहुत रिश्ते आते हैं शादी के लिए, आपके कितने आने लगे? कुछ ऐसा चेंज हुआ है आपके साथ? पहले तो जो आपका जो पीसीएस निकला उसके लिए आपके लिए कांग्रेचुलेसन। अब वो तो होता ही है कि जब जैसे गांव में आपका सिलेक्शन होता है तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस ही है। चलिए, बढ़िया है। सर होता क्या है कि जब हम एक एग्ज़ाम कोई निकालना चाहते हैं, वही बड़ा एग्ज़ाम इंडिया का एक यूपीएससी या यूपीपीएससी निकालना चाहते हैं, तो समाज से हटके रहना पड़ता है। और जब हम समाज से हटके रहते हैं ना, जैसे हम जानते हैं कि जो हम मानव है वो एक सोशल एनिमल है, और जब समाज से हटके रहेंगे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, अकेलापन सा लगता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, मेंटल हेल्थ भी हमारा डाउन हो जाता है। तो उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते थे? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि समाज से काफ़ी हटना पड़ता है। जैसे एक मेरा पर्सनल एग्जांपल भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे 2021 वाला अटेम्प्ट था प्रीलिम, उससे 1 महीने पहले मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, और उनका मेरे से बहुत ज़्यादा लगाव था। लगभग मान लो कि उन्होंने ही मुझे इस एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी आने के लिए मोटिवेट किया था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक मेंटली वो ट्रॉमा था, उससे मैं ओवर पाऊँ। लेकिन बस मैंने उनको ये सोचा कि यार अगर मैं इससे उभर नहीं पाऊँगा तो कहीं ना कहीं मेरी जो तैयारी है वो इसके माध्यम से अफेक्ट हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए आपका जो पीयर ग्रुप हो, वो पीयर ग्रुप ऐसा हो कि उसके अंदर पॉजिटिव लोग हो। उनके अंदर अगर पहले से ही नेगेटिविटी होगी, वो नेगेटिव सोचेंगे कि हमारा पता नहीं होगा, नहीं होगा, हमारा तो होगा ही नहीं, तो उनसे तुम थोड़ा दूर रहो। अपना जो पीयर प्रेशर है वो छोटा ही हो सकता है, लेकिन उसके अंदर ऐसे लोग हो जिनके अंदर पॉजिटिविटी हो, सबसे ज़्यादा वो ज़रूरी है। सेकेंडली, जैसे परिवार है, हमारी फैमिली है, माता पिता है, भाई बहन है, या फिर और आपके जो रिलेटिव्स हैं जो आपको मॉरली सपोर्ट करते हो। काफ़ी रिलेटिव ऐसे होते हैं कि जो आपको मॉरली सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बाकी अलावा जो भी आपके रिलेटिव है जो आपको मॉरली सपोर्ट करते हैं, जिनके साथ आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स है, इस टाइप की मेरे साथ थिंकिंग होती है, उन सबको आप दूर कर सकते हो। इसके साथ आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे मैं योगा करता था, फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, आप मेडिटेशन कुछ कर लो, तो इससे क्या आपका जो माइंड है वो इतना डिस्टर्ब नहीं रहेगा, और माइंड में आपकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ये तो सर है, जैसे होता क्या है कि जब मैं तैयारी करता था तो जो होता है क्या, अपने दोस्त हैं, आईटी के दोस्त हैं, वो कोई 30 लाख कमा रहा है, कोई 35 लाख कमा रहा है, और उसको हमने गलती से कॉल कर ली, तो देखा यार वो पैसा कमा रहा है, हम क्या कमा रहे हैं, केवल किताब हमारे सामने रखी है, वो भी अकेले रूम में। तो बहुत अजीब सा फील होता था। तो मैं अपने जो भी हमारे ऑडियंस हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वो क्या करें कि ऐसे पर्सन से बात ना करें जो पहले से जॉब कर रहा है। आप जॉब नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं, आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहे जो तैयारी कर रहा है, तो आपको पता चलेगी वो क्या नया कह रहा है। मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। इस चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। जैसे काफ़ी सारे ऐसे लोग होते थे कि जब व्हाट्सएप तो लगभग यूज़ करते ही है, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आती है। सही बात है। तो मुझे ऐसा लगता था नहीं यार, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पोस्ट डालता, बहुत ज़्यादा स्टेटस लगाता है, उसका नंबर ही डिलीट कर देता था मैं, कि मुझे पता ही नहीं चलेगी वो सारी चीज़। तो कभी क्या ऐसी चीज़ हमें डिमोटिवेट करती है। अगर आपको डिमोटिवेट ना करती हो, अगर मोटिवेट करती है, तो आप इनको कंटिन्यू रख सकते हो। लेकिन जहाँ से भी आपका डिमोटिवेशन थोड़ा सा भी हो रहा है, तो सबसे पहले तो जहाँ से भी आपको डिस्ट्रैक्शन है, जहाँ से भी डिमोटिवेशन है, उसको पहले तुम दूर करो।
तो उसके बाद ही तुम आगे बढ़ पाओगे। चलिए बढ़िया सर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है कि ऐसा माना जाता है कि इस एग्जाम के लिए हिंदी मीडियम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और जैसे आपने हिंदी मीडियम से इस एग्जाम को निकाला है, तो हमारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि यार हिंदी मीडियम में पहले तो हमें मटेरियल नहीं मिलता है तो सही गाइडेंस नहीं है। तो आज हमारे हिंदी मीडियम के जितने एस्पिरेंट्स उनके लिए बहुत मज़ेदार है, अच्छा गाइडेंस मिलेगा। तो सर हिंदी मीडियम वाले एग्जाम इसको निकालना चाहते हैं, हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं, तो क्या उनके लिए आप ऐसी सलाह देना चाहेंगे कि इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर ले? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हिंदी मीडियम वालों के लिए? वैसे तो इस एग्जाम के लिए मीडियम कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि हर मीडियम के कुछ ना कुछ स्टूडेंट इसके माध्यम से पास होते हैं। हाँ, ये बात जरूरी है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसमें ज़्यादा पास होते हैं। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि आजकल जितनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, या मेडिकल की सारी फील्ड हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, तो वहाँ पे मैक्सिमम कोर्स इंग्लिश मीडियम का ही रहता है। हाँ, हिंदी मीडियम में जो प्रॉब्लम्स अभी है, जैसे उस लेवल का भी मटेरियल्स नहीं है कि यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है उस लेवल का मटेरियल अभी हिंदी मीडियम में नहीं है। हालांकि धीरे धीरे वो मटेरियल अभी आ रहा है, उसको आने में थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए। अब जैसे कुछ न्यूज़पेपर है, चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, तो वो भी अभी तक हिंदी में अवेलेबल नहीं है। हालांकि हिंदी में जैसे दैनिक जागरण है, या फिर जो कोचिंग हो, काफ़ी कोचिंग है, वो अपना मटेरियल निकालती है, वैल्यू एडिशन निकालती है, बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है। लेकिन अभी उस टाइप का जो मटेरियल है वो उसको आने में प्रॉब्लम लगेगी। मेरा मानना यही है कि आप अपने जो मीडियम है, अगर आप हिंदी मीडियम में अच्छे हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में चले भी जाओगे तो वहाँ आपको कोई फायदा नहीं होगा। अब तो मैंने ऐसा देखा है सर कि बहुत सी कोचिंग से उन्होंने हिंदी मीडियम का निकालने से, बिल्कुल। हम पीएससी वाला की टीम की बात करते हैं, मंथन इन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट की, उसको हिंदी में किया पूरा, तो बहुत हिंदी मीडियम के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप सेम टू सेम जो इंग्लिश में आपका मटेरियल है उसको आप अगर अच्छी लैंग्वेज में हिंदी में ट्रांसलेट करते हो, तो कहीं ना कहीं जो हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट है उसको इसके माध्यम से फायदा मिलता है, और उनको पता चलता है कि हम कैसे एग्जाम को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। क्योंकि जब आपको एक मटेरियल ही अलग अलग होगा, तो इंग्लिश मीडियम एक वाला अलग मटेरियल पढ़ रहा है, हिंदी मीडियम वाला अलग मटेरियल पढ़ रहा है, तो पहले से मटेरियल में डिफरेंस हो गया, तो फिर एग्जाम में आपको जो कंटेंट डिलीवर करोगे उसमें अपने आप डिफरेंस हो जाएगा। बाकी यूपीएससी के फ्रंट से ऐसा कोई भेदभाव इस एग्जाम में नहीं होता। आप बस खुद का एक विश्वास होना चाहिए कि इस मीडियम में मैं बेहतर कर सकता हूँ। और जैसे इस बार के रिजल्ट में तो हिंदी मीडियम से काफ़ी अच्छी रैंक भी आई है, सेलेक्टेड भी काफ़ी अच्छे लोग हुए। चलिए बढ़िया है। जैसे इस एग्जाम के लिए सर होता है टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है, तो सर टाइम मैनेजमेंट आप कैसे टाइम को मैनेज करते थे थोड़ा, और आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है, आप यूट्यूब पर जाओ, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर इस एग्जाम के लिए हम टाइम को कैसे मैनेज करें, टाइम की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, थोड़ा उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए सर। हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका बेहतर टाइम मैनेजमेंट होगा तो आप कम समय में इस एग्जाम को बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें मैं जैसे स्मार्ट स्ट्रेटजी का मैं यूज़ करता था, क्योंकि सभी लोग हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन अब हार्ड वर्क के साथ साथ अगर आप स्मार्ट वर्क और करेंगे तो इस एग्जाम को आप और अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसमें एक ये हो सकता है कि आप ये मत, जैसे मेरा पर्सनल ये था, मैं कभी ऐसा नहीं पढ़ता था कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है, मैं ये सोचता था कि मेरा दिन में कितना टाइम खराब ना हो। अगर आपको जो टाइम है उसको, जो भी आपका टाइम मिस यूज होता है, जहाँ भी आपका खराब होता है, उसको अगर आप कम कर दोगे तो अपने आप ही आपका जो टाइम है कहाँ जाएगा, पढ़ने में जाएगा। तो इस तरीके से मैं सोचता था कि मैं ऐसे कि 10 घंटे पढ़ना वो कभी नहीं लगाता था। जैसे आज मेरा 3 घंटे खराब हुआ है तो मैं कल सोचता था कि मेरा 2 घंटे खराब हो, तो अपने आप टाइम बढ़ रहा है। और इसके साथ ही आप जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको देखो, उनकी थीम को पहचानो कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है। जैसे एग्जाम्पल में आप जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री का मेंस में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी तो आता भी नहीं, जैसे 2022 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। उसके अलावा जैसे सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, और सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है, यहाँ से कम 50-50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, तो आप उस हिसाब से कवर करो। इस एग्जाम को आप ये देखो कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, किस टाइप का ट्रेंड है, उसके हिसाब से पढ़ो। अगर आप सोचने लगो कि मुझे नॉलेज बढ़ाना है, मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानना है, क्यों नॉलेज आप लेने जब बैठ जाओगे नहीं तो जो एग्जाम की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाओगी। तो आप नॉलेज के पीछे मत भागो, ये देखो कि एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है और कितने कम टाइम में मैं कैसे उन क्वेश्चनों को और बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकता हूँ। सिंपल भाषा में बात करें हम तो ये कि पीएचडी नहीं करना है, हमें एग्जाम निकालना है। चलिए बढ़िया। दूसरा कि सर क्या है कि अभी हमारा जो है, आप यूपीपीसीएस की बात करें 14 मई को एग्जाम है, यूपीएससी की बात करें तो 28 मई को एग्जाम है। लगभग हमारे पास, हम यूपीएससी की बात करें तो लगभग 60 दिन है, और हम यूपीपीसीएस की बात करें लगभग 40 डेज हमारे पास हैं। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे अनसर्टन चीज़ जो होती है किसी भी एग्जाम में, लगभग हमारे 3 स्टेज हैं इस एग्जाम के लिए। प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। सबसे बड़ी जो टफ मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स में पता ही नहीं चलता आपने कितनी मेहनत कर ली, हो सकता नहीं होगा, और हो सकता है आपने नहीं पढ़ा तो भी हो जाए।
तो प्रीलिम्स की ऐसी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम थोड़ा स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई फाइनल रिजल्ट क्या है वो हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, सर सेलेक्टेड सर को भी नहीं पता, प्रीलिम्स ऐसा रहता है। तो प्रीलिम्स के लिए क्या आप स्ट्रेटेजी देंगे सर? नहीं, ये बिल्कुल सही है कि जो प्रीलिम है आजकल काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो चुकी है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि पहले से सेलेक्टेड है, उनका भी काफ़ी बार प्रीलिम नहीं होता। तो इसमें आपकी जो रणनीति है वो इस टाइप से होनी चाहिए कि सबसे पहले आपके रिसोर्स है कि रिसोर्स कम से कम मिनिमम हो। ऐसा नहीं कि आप 10 चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। 10 चीज़ों को आप एक बार पढ़ोगे या फिर एक चीज़ को आप 10 बार पढ़ो, तो एक चीज़ को आप 10 बार पढ़ोगे तो आपकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। तो आप जो स्टैंडर्ड वर्क है पहले उनको देख लो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले आपका जो रिसोर्स है वो रिसोर्स मिनिमाइज होने चाहिए। दूसरा कि आपने यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर है, यूपीएससी हो या पीसीएस हो, उनके क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करो कि किस थीम के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जब आपको थीम पता चलेगी, उनकी जो लैंग्वेज पता चलेगी, तो कहीं ना कहीं आपकी जो गलत क्वेश्चन होते हैं वो उससे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका जो पढ़ने का तरीका है उसमें अपने आप सुधार हो जाएगा। और थर्ड चीज़ है कि आपने जो पढ़ा है उसको बार बार रिविज़न करो और प्रैक्टिस करो। जैसे आप जो मॉक टेस्ट अपन लगाते हैं, तो मॉक टेस्ट में हमारी कहाँ गलती होती है उन चीज़ों को एनालिसिस करो, क्योंकि इस एग्जाम में एक एक दो क्वेश्चनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। काफ़ी बार हम गलत भर देते हैं, गलत पढ़ लेते हैं, या फिर एग्जाम में जाके हम नर्वस हो जाते हैं कि यार मैं जो आ रहा था लेकिन भरना भूल गया, ये हो गया। तो उन सारी चीज़ों को तुम पहले से ही तैयार करके रखो। अगर तुम घर पे भी तैयारी कर रहे हो तो उसी टाइप से कि अगर एग्जाम में भी पंखा नहीं होगा तो बिना पंखे के तुम एग्जाम दे के देखो, अगर आप टेस्ट पेपर भी दे रहे हो। और इसके साथ ही जैसे आजकल सी सेट है काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन हो गया। अनसर्टेन तो क्या, उसके अंदर जो लेवल है उसका थोड़ा और लेवल इंक्रीज किया है, तो आप भी उस लेवल के अनुसार पढ़ो। ये मत सोचो कि उसको हल्के में ले लेंगे फिर वो पास हो जाएगा, तो उसमें भी आप बार बार पढ़ो। तो इसका यही है कि आप हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले पढ़ो, फिर रिवीजन करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर उसका रिवीजन करो। अगर ये प्रोसेस आपकी बार बार चलती रहेगी तो आप इस एग्जाम में अवश्य सफल होंगे। और सबसे बड़ा है कि अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो। ये तो बात यार है सर, अगर मैं ही नहीं होगा तो इसमें कौन होगा। ये तो बात है, जब एग्जाम हॉल में जाओ तो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि मुझसे इंटेलिजेंट पर्सन कोई नहीं है, यही होना चाहिए और मुझे सब आता है। हाँ, यही होना चाहिए। कि मैं ये सोचता था एग्जाम में कि कोई क्वेश्चन देख रहा हूँ कि यार मैं 2 साल पढ़ लिया, अगर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कितने से लोग होंगे जिनको क्वेश्चन आता होगा। तो उस टाइप का रखो। काफी बार ऐसा होगा कि आपको 20 क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, तो उस टाइम आप डिमोटिवेट ना हो कि यार 20 क्वेश्चन नहीं हो, आगे 80 क्वेश्चन ही तो है, 80 क्वेश्चन में तुम और अच्छा कर सकते हो। सर जब फाइनल रिजल्ट आता है, जिसको लोग आजकल होली पीडीएफ बोलने लगे हैं, होली पीडीएफ में नाम आने के लिए मेंस बहुत ज़्यादा, वही उसी का पूरा रिजल्ट डिपेंड करता है कि आपने मेंस कैसे लिखा है। और मेंस होता है कि बहुत से लोग क्या प्रीलिम्स निकाल लेते हैं लेकिन मेंस का कोई तैयारी नहीं करते हैं और उसी से रिजल्ट आता है। मेंस की तैयारी नहीं की तो फिर हमारा पूरा जो मेहनत है वो खराब हो जाती है। तो मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और मेंस में हम कैसा आंसर लिखें जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिलें सर? और जैसे मेंस में 3 पोर्शन लगभग है। एक तो ऐसे है, उसके अलावा जनरल स्टडीज के 4 पेपर है और उसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर है जो इनके मार्क्स ऐड होते हैं। बाकी जो हमारी लैंग्वेज पेपर है वो अलग होगा। यूपीपीसीएस में सर क्या किया है कि इन्होंने ऑप्शनल की जगह यूपी स्पेशल कर दिया, लेकिन यूपीएससी और यूपीपीएससी का बिल्कुल सेम है, सिलेबस तो लगभग सेम ही है। सेम सर। तो ऐसे का कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं होती है। बाकी जैसे हम जनरल स्टडीज की जो चीज़ पढ़ते हैं वही उसके माध्यम से ऐड हो जाती है। तो इसमें यही है कि यूपीएससी का सिलेबस को आप देखो कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ पढ़ लेते हैं लेकिन सिलेबस को हम अच्छे से कवर नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर ये सारा रीजनलिज्म है, ग्लोबलाइजेशन है, कम्युनलिज्म है, ये सब डिफाइन किए हुए हैं। तो आप यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स तैयार कर लो और उन नोट्सों को करंट के साथ अपडेट रखो, क्योंकि जब हम करंट के साथ अपडेट रखेंगे और एग्जाम में वो सारे पॉइंट डालेंगे तो उनके माध्यम से जो हमारा आंसर होगा वो काफ़ी ज़्यादा एनरिच होगा। तो सबसे पहले हमारे जो रिसोर्स है उनको करो, फिर प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे एट दी एंड जो हमको लिखना ही है एग्जाम में जाके, अगर हमें अब 3 घंटे बैठ के अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में हम जो डिलीवर है वो और अच्छे से कर पाएंगे। और कुछ चीज़ है कि आप कंटेंट को कैसे एनरिच कर सकते हो। एक आप जनरल आंसर लिख के आओगे तो जनरल आंसर में आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, जनरल नंबर ही मिलेंगे। और आपने अगर कुछ थोड़ा भी अच्छा लिखा होगा नहीं तो आपको अगर 0.5 भी मार्क्स ज़्यादा मिलता है तो एक पेपर में आपके 10 नंबर ज़्यादा हो गए, 4 पेपर में 40 हो गए और 6 पेपर हो गए तो 60 नंबर हो गए और 60 नंबर में तो आपका पूरा सिलेक्शन ही रखा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, मान लो कि क्वेश्चन आता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में बताओ कि भाई वर्ल्ड बैंक ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये डेफिनेशन दी है। उसके बाद एक छोटा सा डायग्राम बना दो जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बताओ कि इसको कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है और ये कैसे कैसे काम करती है। और इसके साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के एग्जाम्पल लिखो। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्वेश्चन इस बार आया था
तो मैंने उसमें लगभग 7 या 8 सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम लिख दिए, जैसे लिज्जत पापड़ है, कुदुमश्री है, जीविका है, सेवा है, और जो सरकार के इनिशिएटिव है जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उड़ीसा गवर्नमेंट का मिशन शक्ति है, और जैसे बांग्लादेश का एक गवर्नमेंट है जो माइक्रो फाइनेंसिंग का काफ़ी अच्छा है, और जो कंक्लूजन है वो बेहतर हो। तो ऐसे हमारा जो आंसर का जो फॉर्मेट होगा कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन, तो हमारी जो स्ट्रक्चर अगर पहले से तैयार होगी तो एग्जाम में हमको कम टाइम मिलेगा, कम टाइम लगेगा इसको डिलीवर करने के लिए। और रही बात ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल में भी हमारी रणनीति इसी टाइप की होनी चाहिए कि पहले तो हम ऑप्शनल कैसा चूज करें, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसको आप ऑप्शनल रखो, और जिस ऐसे इसके पीछे मत भागो कि इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं। क्यों? सारे सब्जेक्ट में अच्छे भी आते हैं और सारे में बुरे भी मार्क्स आते हैं। तो आपकी रणनीति एक इंट्रिकेटेड होनी चाहिए। जैसे आप जब प्रीलिम पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ आप मेंस का भी पढ़ो। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री प्रीलिम में भी आती है, मेंस में भी आती है। तो आपकी रणनीति वो होनी चाहिए, इंट्रिकेटेड होनी चाहिए, इनको अलग अलग करके मत देखो। सर आपका ऑप्शनल क्या था यूपीएससी में? मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। अच्छा, मैथमेटिक्स से आप समझ सकते हो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो इसी कारण क्या था, यूपी पीसीएस में क्या है, ऑप्शनल हटा दिया है। लोग ऐसा बोलते थे कि मैथ वालों को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वालों को नहीं मिलते हैं। अब लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया, अब देखते हैं किसको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। जो मेहनत करेगा उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, सिंपल भाषा में बात करें। दूसरा क्या, लास्ट जो स्टेज है एग्जाम की वो है इंटरव्यू, और कहते हैं कि एग्जाम में आपका सिलेक्शन 1 मार्क्स से रुक भी सकता है और 1 मार्क्स से हो भी सकता है। इंटरव्यू में हम अच्छे मार्क्स आए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, उतनी हमारी अच्छी रैंक आएगी। तो सर इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स पाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सर? जैसे इंटरव्यू, पहले तो मैं बता देता हूँ कि इंटरव्यू क्या होता है। पहले तो यूपीएससी इसको इंटरव्यू नहीं बोलती, वो उसको बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। यस सर। इंटरव्यू तो क्या होगा कि आपस में इंटरेक्शन हो गया कि 2 लोग बात कर रहे हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, आप जवाब दे दो। इसमें वो अपनी पर्सनालिटी को भी देते हैं कि आप किस टाइप से क्वेश्चनों का जवाब उनको देते हो। यस सर। उन्होंने जो सिलेबस है प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि यूपीएससी आपके में कौन कौन सी क्वालिफिकेशन देखनी चाहती है। ओके ओके। तो वो सिलेबस यूपीएससी ने डिफाइन किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये। इसमें इतना कुछ पढ़ना भी होता, आपको बाहर की चीज़ों को एनालिसिस करना है, उनको माइक्रो तरीके से पढ़ना है, डीप एनालिसिस उनका करना है। तो आप पढ़ते हो, इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानते हो, आपके बारे में, आपके जो फादर का बैकग्राउंड है उनके बारे में, आपका जो कॉलेज की आपकी जो सब्जेक्ट रही है उनके स्ट्रीम के बारे में, कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में, अपने आसपास की जो न्यूज़ है उनके बारे में आप पढ़ते हो। तो आपका अपने आप इंटरेस्ट इसके माध्यम से जागता है। तो अच्छे मार्क्सों के लिए तो यही है कि आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, एक बार मेरे 162 थे, दूसरी बार मेरे 168 थे। हालांकि अच्छे मार्क्स तो नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम में जो एवरेज है उसके हिसाब से ये लगभग ठीक मार्क्स है। तो आप इसमें यही कर सकते हो कि आप अपना कॉन्फिडेंस तो वो होना ही चाहिए, वहाँ पर जाओ आप बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनको भी लगे कि हाँ ये जो लड़का है या फिर ये हमको सेलेक्ट करते हैं तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसको अच्छे से संभाल सकता है। और हमारे जो सवाल जवाब देने का तरीका, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो बोर्ड है वो पूछता कुछ है और फिर हम बता कुछ देते हैं। तो जितना हमसे पूछा जाता है उसी तरीके से हमको जवाब देना है। और अगर आंसर के अंतर्गत जो हमारी एनालिटिकल स्किल है वो ज़्यादा हो कि अब प्रॉब्लम्स पूछिए तो हम प्रॉब्लम्स को बताएं और उनका सोल्यूशन भी बताएं। अगर कोई केस स्टडी पूछिए तो किस टाइप से हम उस केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं, कितनी हमारे अलग अलग तरीके से उसकी अप्रोच हो सकती है, वो उसमें होनी चाहिए। थर्ड चीज़, हमारी इंटीग्रिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप जो इंटरव्यू बोर्ड है उनको ब्लॉक करने की कोशिश नहीं करें। वो किसी का भी बोर्ड हो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होते हैं। जैसे 5 मेंबर रहते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, तो लगभग हमसे तो वो 200-300 गुना ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस होगा सबका मिलाए। तो उनकी लगभग 60 साल से 70 साल के रहते हैं, इतना उनका एक्सपीरियंस रहता है। तो उनसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। अगर नहीं आता तो सीधा सीधा उनको बोल दो कि सॉरी सर, मुझे इसमें जानकारी नहीं है, फिर मैं इसमें जानकारी प्राप्त कर लूँगा। क्यों, जब हम झूठ बोलते हैं तो उनको भी बुरा लगता है, पता लग जाता है, फिर वो नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल नेगेटिव चीज़ होती है। चलिए बढ़िया सर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा और एकदम सिंपल एकदम रहेगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है सर। हम 5 किताबों का नाम पूछे कि सर आज ऐसी 5 बुक्स का नाम बताइए जो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 5 बुक बताइए आप सर। सबसे पहले तो जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सभी पढ़ते हैं, उसको तो जैसे लगभग रामबाण बोलते हैं। हाँ, रामबाण है, बाइबल जो भी बोलते हैं, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं है। सेकंड जो मैं पढ़ा था, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके लिए जो स्पेक्ट्रम की बुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप स्पेक्ट्रम को कवर कर लोगे तो उसमें जो एनसीईआरटी है या फिर जो पुरानी एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा है वो अपने आप कवर हो जाती है। तीसरी चीज़ है आपकी जो एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी आप सारी एनसीईआरटी मत पढ़ो, जैसे मैं तो सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था। जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत है वो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। और फोर्थ चीज़ जो आर्ट एंड कल्चर के लिए हम पढ़ते हैं, नितिन संघानिया की बुक, वो मैं अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी चीज़ है वो काफ़ी अच्छे से डिफाइन की हुई है।
और इसके अलावा तो इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी या तो आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो। जैसे मैंने तो जो मरनाल सर है उनकी जो बुक थी वो पढ़ी थी, तो उसके माध्यम से काफ़ी चीज़ अच्छे से हो गई हो। बाकी आप जो काफ़ी सारा मटेरियल है, जो मटेरियल अच्छा हो उसको पढ़ो, लेकिन ये मत देखो कि यार इसमें से क्वेश्चन आया नहीं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होगा कि एक या दो क्वेश्चन जो आप जो बुक पढ़ रहे हो सकता है कि उससे ना आए। अगली बार आपने वो बुक पढ़ी जिससे वो 2 क्वेश्चन आए थे, हो सकता है तीसरी बार उस बुक से क्वेश्चन ना पूछे। तो आपके पास जो रिसोर्स हो मिनिमम हो, लेकिन सफिशिएंट रिसोर्स होने चाहिए। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा सेशन रहा, आज हमने बहुत कुछ सीखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको यही सीखना चाहिए, वो किसी से कम नहीं है, बस ज़रूरत है मेहनत करने की। और दूसरी बात जो मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, ये बोलता हूँ कि आप किसी से कम नहीं, हर पर्सन खुद में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है, आपकी एक स्ट्रेंथ है, आपकी एक वीकनेस है, उस पर हमें काम करना है। किसी भी टॉपर को उसको नकल नहीं करना, उसकी स्ट्रेटेजी को पूरा का पूरा रूबरू, ऐसा नहीं कि उसको एकदम हमें नकल कर ली, ऐसा नहीं करना है। हम अपनी वीकनेस को एनालिसिस करो और मिलते हैं अगले टॉपर्स के साथ। तब के लिए बाय बाय, धन्यवाद।